तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके थे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है और एक मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होती है और एवोगैड्रो नंबर के बेस पर या फिर वॉल्यूम के बेस पर अपन उस कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन पे अपन क्या पढ़ते हैं कि सूटेबल कंडीशंस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए एक लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन ये कहता है कि एक फिक्स रेशियो में ही आपस में एलिमेंट कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे। एक रिएक्टेंट या सब्सटेंस की एक सर्टेन और फिक्स अमाउंट ही एक दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को अपन किस बेस पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपन किसी भी रिएक्शन में क्या लिखते हैं, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड यहां लिखेंगे अपन प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट सपोज करिए मेरे पास में ए रिएक्टेंट है प्लस ए, अब इसकी जो फिजिकल स्टेट है उसको अपन एक ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस बी और आपस में रिएक्ट होकर के ये प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट होते हैं। राइट, तो दिस इज द side of reactants and this is the side of products. We can say that in a fixed proportions reactants combine to each other to convert into the product. Okay, अब दिस इज ओनली ए स्केलेटन ऑफ द रिएक्शंस। एक स्केलेटन ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, सिर्फ स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन हमें यह बताता है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, बट एक केमिकल बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, यानी कि एक जो केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसका ये प्रिंसिपल होता है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम। नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम क्यों? क्योंकि अपन ये पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस स्केलेटन को अपन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन आपके सामने ये लिख रहा हूं, द कंब्यूशन ऑफ मेथेन, द कंब्यूशन ऑफ methane. So this is methane and combustion into the presence of oxygen. This is oxygen gas and convert into the carbon dioxide gas plus water. This is the combustion reactions of the methane or hydrocarbon. This is the skeleton of the reactions. एक आप लैंग्वेज को केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस ये बोलूं कि मेथेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर के या मेथेन का इनटू द प्रेजेंस ऑफ एयर कंबशन होने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इक्वेशन में कैसे लिखोगे, तो ये स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन हुआ। ओके, स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन हुआ। अब अपन ये देखते हैं कि 1C ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, दिस इज नॉट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो वी हैव टू बैलेंस इट, CH4G plus 2O2G, it means the physical state of oxygen is gaseous. Okay, this is CO2 carbon dioxide gas plus 2H2OL. This is balanced chemical equation with of combustion of hydrocarbon methane. Balanced chemical equation. This is balanced chemical equation.
अब किसी भी रिएक्शंस की टोटल जानकारी कि कितने अमाउंट में कोई भी रिएक्टेंट दूसरे या अदर रिएक्टेंट से रिएक्ट होकर के कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा, या किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट से किसी अदर रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट आपस में कंबाइन होगी, ये सारी की सारी जानकारी अपन किसी भी केमिकल इक्वेशन के स्केलेटन से नहीं दे सकते हैं. बट ऑल ऑफ द informations about the reactions can be find out by the chemical equation. So this is chemical balanced equation. Okay, एक केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन से ही किसी रिएक्शंस की टोटल हिस्ट्री या टोटल इंफॉर्मेशन का अपन पता लगा सकते हैं कि कितनी अमाउंट में कौन सा रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट से रिएक्ट होगा और कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा. तो ये सारी चीजें अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लगा सकते हैं और इन्हीं को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस. इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. अब इसको बैलेंस देखिए, C1C, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2. ठीक है, दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस. अब मैं इसको कई रूप में लिख सकता हूं. क्या? दिस इज द 1 मोल ऑफ CH4 प्लस 2 mole of O2, 2 mole of O2. This one is 1 mole of CO2 and 2 mole of H2. ओके, तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे मैं यह कह सकता हूं कि CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल तथा वाटर के 2 मोल बनाता है. इसी को मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन converts into the product of 1 molecule of CO2 plus 2 molecule of H2. 2 molecule of H2. Both are same thing. इसको अपन नंबर ऑफ मोल में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में डिफाइन कर रहे हैं. राइट? Now, what is the stoichiometric coefficient in this equation? We have discussed that the stoichiometric coefficient of the reactions can be calculated from the number of moles according to the balanced chemical equation. So, the stoichiometric coefficient of methane in this equation is 1, stoichiometric coefficient of oxygen in this equation is 2, and the stoichiometric coefficient of CO2 in this equation is 1, and the stoichiometric coefficient of H2 in this equation is 2. So the number of mole which is represented by the balanced chemical equation is the stoichiometric coefficient of that constituent particles taking part in the reaction. Right? Now, a molecular weight, molar mass 12 plus 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 ग्राम ऑफ CH4. 16 ग्राम ऑफ CH4 प्लस कितने से रिएक्ट होगा? एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 32. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. ये 32 ऑक्सीजन 16 32, और ये कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. इसको देखिए आप, ऑक्सीजन एक का 16 32 एंड ये 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2. एंड ये कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे? 12 प्लस 32, यानी कि 12 प्लस 32 ये होगा 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस दिस वन इज 18 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O. राइट? तो अपन इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड
the weight of the reactant into the gram, which can be calculated from their molar masses. Okay, so this is the stoichiometry of the reaction, and stoichiometry of the reaction can be written on the basis of the balanced chemical equation for a chemical reaction. Right? अब अपने पास में वन थिंग और होती है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स, मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं, हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ CH4, हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ दिस इज 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4, इसका मतलब CH4 के कितने मॉलिक्यूल, CH4 के कितने पार्टिकल्स, 1 मोल। और अपने जानते हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसका फोर्थ पॉइंट, और कैसे वो देखना, 1 मोल इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होंगे। वो कितने से, 2 मोल, दिस इज 2 मोल। तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए। और कितने पार्टिकल्स, 1 मोल। देखो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1, यहां पर 2 है तो 2, ये 1, ये 2 एंड दिस इज 1। देन CO2 कितना, 1 मोल, तो कितने पार्टिकल्स हुए, 6.02 इंटू 10⁻23 प्लस वही 2, इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻3। तो स्टोइकोमेट्रिक या स्टोइकोमेट्रिसिटी ऑफ द रिएक्शन से अपन 4 टाइप्स की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, द इंफॉर्मेशन कैन बी फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, in the form of number of molar mass and in the form of number of particles. Right? तो this is the stoichiometricity of the reactions। और अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आधार पर ही अपन उस रिएक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक जनरली इक्वेशन से आपको सोल्व करवा रहा हूं यहां पर। देखिए, यस, इसी इक्वेशन की अपन बात करते हैं। यस, अपन ने ये देखा है कि 60 ग्राम ऑफ मेथेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के 1 मोल यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रही है। राइट, देन इसी इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज CH4 G प्लस 2O2 and CO2 G plus 2H2O. This one is 16 gram plus oxygen 32 or 64 gram of, and this is 32 and 1244 gram of CO2 plus 36 ग्राम ऑफ H2O। मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि मेथेन के कंबशन में अपने को यदि 18 ग्राम H2O ऑब्टेन करना हो, मेथेन के कंबशन में अपने को यदि 18 ग्राम H2O कंबशन करना हो,
तो फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेथेन एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंबशन, उनकी अपने को कितनी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 18, तो अपना ये देखना है कि 18 ग्राम, और 18 ग्राम कब होगा, 18 में इसमें रिलेशन क्या होगा, इसका हाफ कर दो, तो इसका भी हाफ कर दो, यानी 1 मोल। समझ रहे हो नहीं मेरी, 18 ग्राम है, इसका मतलब 1 मोल, तो इन सब का हाफ, ये 1 मोल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, ये फिर 1 रहेगा, ये फिर 1। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं समझाने के लिए, दिस इज 1 मोल ऑफ CH4 प्लस 2 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल ऑफ H2O इट मीन्स 36 ग्राम, और अपने को कितने ग्राम H2O प्रोड्यूस करना है, 18 ग्राम। तो इसमें 18 ग्राम कब होगा, इसका 1 मोल का, तो इसका हाफ कर दो, इसका अपन क्या करेंगे हाफ, तो इसका भी, इसका हाफ यानी 1/2, तो सभी के नंबर ऑफ मोल्स को 1/2 करो, तो इधर 1 मोल, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ CH4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O, तो इसका मतलब हाफ कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ O2, 1 है तो हाफ मोल ऑफ CO2 प्लस 1, इसका हाफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल इट मीन्स 18 ग्राम। 1 मोल का मोलर मास कितना है CO2 का, 44 ग्राम, तो हाफ का कितना हो जाएगा, 22 ग्राम, प्लस 1 मोल ऑफ O2 कितना होता है, 32 ग्राम, प्लस हाफ मोल ये 8 ग्राम, कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 32 प्लस 8 40 ग्राम एंड 22 प्लस 18 40 ग्राम। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाफ मोल CH4 1 मोल O2 से रिएक्ट होकर के हाफ मोल CO2 तथा 1 मोल H2 बनाएगा। इसी को अपन इसी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, 8 ग्राम मेथेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट होके या कम्बिस्ट होकर के 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इस बेस पे, बैलेंस केमिकल बेस पे अपन, अब इससे अपन कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, how much number of molecules, how many number of molecules for the combustion of methane will be required। तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं, यदि ये 1 मोल है तो 1 मोल में 6.023 into 10 to power 23 है, तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए पार्टिकल्स, राइट। देखिए सेकेंड रिएक्शन अपन लिखते हैं, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, उसको देखिए एक बार आप, प्रोड्यूस ऑफ प्रोड्यूस ऑफ O2 into the photosynthesis, what are the raw materials। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अपन लिखे हैं, आपको ध्यान होगा 6CO2 प्लस 12H2O and C6H12O6, this is glucose, and 6O2G, and बैलेंस करिए, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 एंड हाइड्रोजन 24, तो दिस वन इज 6H2O, 12 and 12 14, कार्बन 6 एंड ऑक्सीजन 6 18 and 24, तो 24। ये इसी को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि ये 12H2 इधर 6H2, तो दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज प्लस 6H2OL। फोटोसिंथेसिस जो होगा वो क्लोरोफिल, ठीक है, मैग्नीशियम का कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल, तो अपन लिख सकते हैं इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2G प्लस 6H2O, तो यहाँ छोड़ दो उसको, 6H2 ये 12H2, तो मैं यहाँ लिख दिया इसके,
बैलेंस, ओके। नाउ द व्हाट विल बी द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस, अपन ये कह सकते हैं कि 6 मोल CO2 6 मोल H2O से रिएक्ट होकर के 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करेंगे इनटू द रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसका मोलर मास निकाल लोगे 44 इंटू 6, 18 इंटू 6, इसका निकाल लेना 180 नियर अबाउट ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल, अब इसको मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट होकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्रोड्यूस करेंगे। तो अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बेस पर या किसी भी रिएक्शंस के स्टोइकियोमेट्री के बेस पर अपन उस रिएक्शंस की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी को अपन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस कहेंगे। अपने पास ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इससे रिलेटेड सारी के सारी इंफॉर्मेशंस अपन ले सकते हैं, राइट बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, limiting reagent, what is the limiting reagent? देखिए केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि एक रिएक्टेंट एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, या तो वो उससे कम होता है या ज़्यादा होता है, राइट। यदि एक रिएक्टेंट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आधार पर जितनी मात्रा में होना चाहिए था उतना नहीं हो करके उससे कम होता है, तो प्रोडक्ट का बनना जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आधार पर जितना रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट का बनना उस कम रिएक्टेंट की मात्रा पे डिपेंड करेगा, और उसके कारण से वो रिएक्शन आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। जितनी उस रिएक्टेंट की मात्रा होती है और जब वो रिएक्टेंट उस रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है तो कंज्यूम होने के बाद में वो फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। तो उस कम मात्रा में जो रिएक्टेंट है उसके कारण से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो अपन जनरली कैसे लिख सकते हैं, द रिएक्टेंट विच इज consumed in the reactions and limits the formation of product is known as limiting reagent into the reactions. Okay, how many times the reactant is not enough or sufficient amount according to the balanced chemical equations, it may be lower than other reactants, so the rate of reactions and the formation of product will depend upon the amount of the reactant that is in lesser amount. Okay, so now we can write the definition of limiting reagent into the reactions. The reactant which is lesser in amount, the reactant which is lesser in amount and that gets consumed into the reaction, gets consumed into the reactions and limits the reaction, and limits the reaction is known as limiting reagent. हो गए, ओके। एंड द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट of the reaction can be find out on the basis of
balanced chemical equation. On the basis of balanced chemical equation, राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बेस पर किसी भी रिएक्शंस में वो रिएक्टेंट जो कम मात्रा में होता है और रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद में वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना उस रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड करेगा जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। उस एजेंट को या उस रिएजेंट को ही अपन लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। देखिए वही एग्जाम्पल अपने पास में सिंपल से वर्ड में CH4G मेथेन प्लस 2O2G इन फिजिकल स्टेट प्लस CO2G प्लस 2H2O. दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ मेथेन और ये बैलेंस रिएक्शन है, इसकी इंफॉर्मेशन अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करूं कि 64 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड 36 ग्राम ऑफ H2 बनता है, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट का पता लगाने के लिए अपने को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब अपने को ये देखना है 16 ग्राम ऑफ मेथेन। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, सिंपल सी बात है, मेथेन के कंबशन में 16 ग्राम 64 और ये परफॉर्म करेगा। अगर अपने पास में 16 ग्राम मेथेन अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ 8 ग्राम मेथेन ही दी गई है, 8 ग्राम मेथेन दी गई, यानी कि 60 ग्राम होनी चाहिए, बट आपको 60 ग्राम नहीं दे करके सिर्फ 8 ग्राम ऑफ मेथेन दी गई है, तो इसकी अमाउंट कम है। तो 16 ग्राम रिएक्ट होती है कितने से? 16 ग्राम कितने से रिएक्ट होती है? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो अब आप बताओ ये 8 ग्राम ऑफ मीथेन कितने से रिएक्ट करेगी? तो अपने लिख सकते हैं कैसे, 16 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट विथ 44 ग्राम ऑफ O2, इसलिए 1 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट विल बी 64/16 ग्राम ऑफ O2, so 8 ग्राम ऑफ methane will be react with 64/60 into 8 gram of O2. Okay, now 64 means 32 gram of O2. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 60 ग्राम मेथेन नहीं लेते हो इनटू द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, आप 8 ग्राम आप मेथेन ही लोगे, तो फिर उस रिएक्शन मिक्सर में क्या होगा, ये 8 ग्राम तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये 8 ग्राम 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा, 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा और यहाँ पर 32 ग्राम ही रिएक्ट होगा, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग O2 कितनी होगी, इक्वल टू 32 ग्राम रिमेनिंग। इसका मतलब 8 ग्राम ऑफ मेथेन 32 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा, 32 ग्राम डाइऑक्सीजन उस रिएक्शन मिक्सर में या सॉल्यूशन में पड़ी रहेगी, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। तो क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में मेथेन प्रेजेंट नहीं है, तो इस रिएक्शन में मेथेन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और इस प्रोडक्ट का बनना क्या होगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 बनेगी एंड 18 ग्राम ऑफ H2 बनेगा। तो प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन, बट इट डिपेंड्स अपॉन दैट रिएक्टेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन, दैट इज मेथेन, राइट। तो into this reaction, into the combustion of these reactions, if you take 8 gram of methane initially, then it will be acts as a limiting reagent and the reaction will be stopped after some time until the total amount of the methane consumed into the reaction
कह सकते हैं कि ये जब तक 8 ग्राम कंज्यूम नहीं होगी, जब तक रिएक्शन चलती रहेगी, जैसे ये कंज्यूम हो जाएगी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपने पास में 3 चीजों की जानकारी आ गई है। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शंस, एंड थर्ड वन इज how can you define the limiting reagent, how will you identify the limiting reagent into the reactions. Now reactions of solution या reactions in solution. Next topic, reactions in solution. Reactions in solutions. देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, नियर अबाउट ये मान के चलिए कि सॉलिड फेज में जो रिएक्शंस होती है बहुत कम, मुश्किल से 1-2%। मेजर पार्ट ऑफ द रिएक्शन इन केमिस्ट्री टेक्स प्लेस इनटू द सॉल्यूशन मीडियम। अब किसी भी सॉल्यूशन में रिएक्शंस होती है तो उनके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को अपन किस में मेजर करते हैं, वो चीज़ अपन पढ़ेंगे, राइट। देखिए सॉल्यूशन एक बाइनरी कंपोनेंट होता है, और सॉल्यूशन बाइनरी कंपोनेंट होता है तो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। जनरली ये कहा जाता है, या इट इज कंसिडर्ड दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज लेसर is considered as a solute, and that component of the solution which is excess over that is considered as solvent, and दोनों मिलकर के solution बनाएंगे। ओके, दिस इज solute and solution। तो solutions में जो reactants की कंसंट्रेशन टर्म होती है उसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनकी स्टडी अपन 4 पार्ट्स में करेंगे। नंबर 1 मास परसेंट और वेट परसेंट, मास परसेंट और वेट परसेंट। नंबर 2 मोल फ्रैक्शन, एंड number 3rd is molarity, mole fraction which is denoted by x, and molarity capital M, and 4th is molality M, small m, right। तो फर्स्ट वन इज मास परसेंट, यानी किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के, यानी कि पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को अपन मास परसेंट में डिफाइन करें तो उस कंसंट्रेशन टर्म को अपन कहेंगे मास परसेंट। उस कंसंट्रेशन टर्म को अपन क्या कहेंगे, मास परसेंट। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। सपोज करिए मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, उसके 2 कंपोनेंट हैं A प्लस B मिलके ये C सॉल्यूशन बना रहे हैं। A प्लस B मिलकर के ये C सॉल्यूशन बना रहे हैं। A 2 ग्राम, मास ऑफ द सोल्यूट इन 2 ग्राम, एंड द मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम और ये भी ग्राम में। 2 ग्राम कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूट इज dissolved into the 18 ग्राम ऑफ द solvent,
then the mass percent of A will be 2 upon 2 plus 18 into 100. Okay, 200 upon 12, 10%. And mass percent of B, what will be? Mass percent of B, इसका मतलब 18 upon 20 into 100, 5, इसका मतलब ये होगा 90%. 90 plus 10, it is 100%. So now we can calculate the mass percent of the component of solute by this formula. इसको कॉपी करिए आप. Right? Now, second is mole fraction. Second is mole fraction. What is mole fraction? A very important point, a very important topic. Point of view, 11th class, 12th class, NEET and IITs. Mole fraction. Second one is mole fraction. And it is denoted by X. How can you define the mole fractions? एक सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, पहली बात अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है, और उस कंपोनेंट या पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितना है, उसको अपन मोल फ्रैक्शन कहेंगे. तो हाउ कैन यू डिफाइन द मोल फ्रैक्शन? द मोल फ्रैक्शन is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. Okay, the mole fraction, important, mole fraction is the ratio of number of moles. Mole fraction is the ratio of number of moles of a particular component, of the solute, with total number of moles of solution. Total number of moles of solution. Okay, so mole fraction is the ratio of number of moles of a particular component of solution with the total number of moles of solution. सपोज करना अपने पास में दो कंपोनेंट है A एंड B और दोनों मिलकर के ये सॉल्यूशन बना रहे हैं. ओके, दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं. नाउ तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये अपने को ये ध्यान में रखना है कि एक सॉल्यूशन में चाहे कितने ही कंपोनेंट हो, उन सब की मोल फ्रैक्शंस का सम ऑलवेज 1 होता है. तो XA की मोल फ्रैक्शन को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? XA प्लस XB इक्वल टू 1. ओके, यस. अब मैं XB की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ इक्वल टू 1 माइनस XA एंड XA इक्वल टू 1 माइनस XB. दिस इज द जनरल considerations of the mole fractions. Now, if A and B, अब मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ A प्लस B, दिस इज सोल्यूशन. अब A के नंबर ऑफ मोल्स एंड A, B के नंबर ऑफ मोल्स एंड B, राइट, दिस इज सोल्यूशन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी XA इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB. NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
मैंने क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, तो XA इक्वल टू NA प्लस NA अपॉन NA प्लस NB एंड XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। कोई प्रॉब्लम? एक चीज और निकल के अपने पास में आती है कि यदि आपको किसी भी सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट हैं वो नंबर ऑफ मोल्स में गिवन नहीं है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर गिवन इनटू वेट then we know that Na it means number of moles of solute A। कैसे निकालोगे? WA, इसका मतलब गिवन मास ऑफ दिस कंपोनेंट A into ग्राम अपॉन मोलर मास, ओके, अपॉन मोलर मास, एंड NB कैन बी कैलकुलेटेड इक्वल टू WB अपॉन MB। अब अपने को XA फाइंड आउट करना है, कब? जब नंबर ऑफ मोल्स दी गई हो, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट the mole fraction for a particular component like this formula, and if the number of moles is not given, if the given amount of the particular component of the solution, then we can calculate the mole fraction by this formula, XA equal to WA upon MA upon WA plus MA plus WB upon MB, where WA equal to given mass of A and MA equal to molar mass of A into the gram per mole. Like this we can write that WB equal to the given mass of other component of the solution into the gram, and MB is the molar mass of the other component of the solution into the gram per mole. एक बार कॉपी करिए इसे। Okay, now third is molarity. थर्ड फॉर्मूला इज मोलरिटी। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करते जाना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, लिमिटिंग रिएजेंट से प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मोलरिटी से प्रॉब्लम सॉल्यूशन या रिएक्शंस ऑफ कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, लास्ट के 1-2 लेक्चर होंगे अपन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लेंगे। And third is molarity. What is the molarity? Important term. Molarity can be defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved into the 1 liter of solution. Number of moles of solute dissolved into the 1 liter of solution, and it is defined by capital N and dependent upon temperature. We know that the volume is dependent upon the temperature and the molarity is calculated on the basis of the volume of the solution. टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्यूशन भी चेंज हो सकता है, और जब सॉल्यूशन चेंज हो गया तो फिर मोलरिटी भी चेंज हो सकती है। तो मोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इनटू द 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब अपन मोलरिटी कैसे लिख सकते हैं? M
कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute dissolve into the volume of solution, volume of solution। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर मिलीलीटर में है तो अपन यहाँ पर कर देते हैं 100। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यदि मिलीलीटर में है तो ऊपर अपन कर देंगे 1000। ओके, और यहाँ पर डायरेक्ट लीटर में सॉल्यूशन है तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम? इफ इक्वेशन ये है मेरे पास में 2 ml solution of NaOH, 2 ml solution of NaOH। What do you understand by the mean of 2 ml solution of NaOH? इसका मतलब ये हुआ कि NaOH जो सॉल्यूशन है उसके 2 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो अपन इसके ऐसे लिख सकते हैं 2 मोल इन 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 मोल इन 100 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इस टाइप से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। और 1 मोल यानी NaOH का 1 मोल कितना है? अपने देखते हैं 1 मोल का मतलब 1 मोल का मास, तो 1 मोल ऑफ NaOH इक्वल टू 23 Na का जो मास होगा वो 23 प्लस 16 39 प्लस 1, इसका मतलब 14 ग्राम पर मोल। NaOH का मोलर मास 14 ग्राम पर मोल। तो 2 मोल यानी कि 2 मोल का मतलब हुआ इक्वल टू 80 ग्राम ऑफ NaOH। सिंपल सी बात अपन ये कह सकते हैं कि यदि 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के क्रिस्टल को अपन उतने लीटर वॉल्यूम यानी उतने लीटर डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर दें ताकि टोटल घोलने के बाद डिजोल्व करने के बाद में टोटल वॉल्यूम उसका 1 लीटर हो जाए, तो उस बने हुए सॉल्यूशन की मोलरिटी को अपन कहेंगे 2m। उस बने हुए सॉल्यूशन की मोलरिटी को अपन कितना कहेंगे? 2m। और एक जनरली अपने पास में ये फॉर्मूला होता है क्या कि m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 v2। m1 into the molarity, m1 is defined by the molarity, v1 is defined by the volume and m2 यानी कोई भी अपन ये जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो मोलरिटी बढ़ेगी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करूं कि मेरे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स के 2m डिजोल्व है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 2m है। तो उसको मैं 0.2 करना चाहूँ, 0.2 यानी 2 मोल से यदि अपन इसको 0.2 मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो वॉल्यूम क्या होगा? तो सपोज करिए m1 कितना कर रहे हैं अपन? 0.2m इनटू v1 0.2 मोलरिटी यानी 0.2m
इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 एम मोल क्रिस्टल 0.2 एम मोल क्रिस्टल 1 लीटर में डिजोल्व है। 1 लीटर का मतलब ये हुआ कि 1000 ml इक्वल टू N2, पहले कितना था 1 मोल, 1 m से कितना कर रहे हैं अपन इसको 1, और ये V2 ये कितना होगा, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इसे 1। तो इस V2 को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। 0.2 डिजोल्व है 1000 मिलीलीटर में और ये 1 मोल है, तो V2 को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ 200 ml। इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 मोल 200 ml में डिजोल्व है और 1 मोल 1000 मिलीलीटर में डिजोल्व है। इन दोनों का मतलब ये ही होगा। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि 200 मिलीलीटर में चाहे 0.2 m डिजोल्व हो या फिर 1000 मिलीलीटर में 1 मोल डिजोल्व हो, दोनों का मीनिंग ये की होगा, दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशंस की वो सेम रहेगी। दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन वो क्या होगी बेटा, सेम। तो ये चीजें आप तभी सीख पाओगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, राइट है। दिस इज मोलरिटी एंड लास्ट टॉपिक इज मोलैलिटी। लास्ट टॉपिक इज मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? एक चीज ध्यान रखना, मोलैलिटी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, मोलैलिटी स्मॉल m से शुरू करता हूं। यस, number of moles of solute dissolved into 1 kilogram of solvent. Number of moles of solute dissolved into 1 kilogram of solvent called the molality of the solution। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यहां ध्यान रखना आपको, मोलैरिटी में डिजोल्व इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट इनटू द केस ऑफ मोलैरिटी डिजोल्व इनटू द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, कॉल्ड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है वो ये है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, और ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मोलैलिटी m इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और जो एक किलोग्राम होता है वो मास होता है, वो टेम्परेचर से लगभग अनचेंज रहता है, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो मोलैलिटी की भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन 1-2 रिएक्शंस इन सॉल्यूशन के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अभी इस चैप्टर में अपने जो मैंने पीछे छुड़वा दिए थे 1-2 टॉपिक्स हैं, उनका भी अपन लेक्चर लेंगे। आप अपने एनसीईआरटी बुक से इन प्रॉब्लम को सोल्व करिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। एक बार आप पढ़ो इनको, ठीक है। थैंक यू।